आइए प्रिय साथियों, सुखाधिकार अधिनियम 1882 पर जो हमने डेमो क्लास देने के लिए आपको बोला था, यह सुखाधिकार अधिनियम जो यूपी जूनियर डिवीज़न और यूपी एचजेएस के लिए समान रूप से फर्स्ट पेपर जो विधि का प्रथम प्रश्न पत्र होता है, मौलिक विधि, उसका हिस्सा है। आपको पता है कि यह एचजीएस में प्रीलिम्स के लिए भी 1 या 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है पूरा एक्ट, और मेन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जूनियर डिवीज़न में ये फर्स्ट पेपर से केवल मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, प्री में इससे क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो हम ये महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जो कि डेमो क्लास के नाम से आपको हम दे रहे हैं, उसमें ध्यान से देखें। इस पूरे एक्ट को ध्यान से देखेंगे तो कुल 64 धाराएं हैं जो 6 अध्यायों में विभाजित है। तो हमने क्या किया है, पूरे एक्ट को 6 अध्याय में, आप पूरे ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, चार्ट में बांट दिया है। अध्याय 1 के पहले सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, प्रारंभिकी के तौर पर दिया है, जिसमें सुखाधिकार का उद्भव, विकास और अधिनियम के बारे में, अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा, कहाँ लागू होगा, क्या निरसित है, क्या निरसित नहीं है, ये सेक्शन 1 से सेक्शन 3 में बताया गया है। अध्याय 1 जो स्टार्ट होता है इसका सेक्शन 4 से सेक्शन 7। सेक्शन 4 में सुखाधिकार की डिफिनीशन है, अभी आगे उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सिर्फ अध्याय 1 के बारे में इतना जान लें कि इस एक्ट के अध्याय 1 में सामान्य रूप से सुखाधिकारों के विषय में जो चर्चा की गई है वो चैप्टर नंबर 1 में है, और चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 4 से सेक्शन 7 तक है। ऐसे अध्याय 2 सेक्शन 8 से सेक्शन 19 तक है। इस अध्याय 2 में सुखाधिकारों का आरोपण, सुखाधिकारों की प्राप्ति तथा हस्तांतरण, इस पे अगर सवाल आपका प्री में बनता है या मेन में बनता है तो आप ये समझ जाएं कि आपसे सवाल चैप्टर 2 से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए फिर से, अगर आपको सुखाधिकार का उद्भव, विकास या अधिनियम के निरसन या व्यावृत्ति के बारे में सवाल बनता है तो सवाल चैप्टर से पहले प्रारंभिकी से सेक्शन 1 से सेक्शन 3 के बीच से बन रहा है। अगर सामान्य रूप से जनरल डिफिनीशन वगैरह पूछी जा रही है सुखाधिकार की, तो सेक्शन 4 से 7 चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। इसी प्रकार अगर सुखाधिकारों की प्रसंगतियां, इस पर कोई सवाल बन रहा है तो सुखाधिकार का सबसे मेजर चैप्टर ये है जो 11 सेक्शन में है, सेक्शन 20 से सेक्शन 31, अध्याय 3। अध्याय 4 32 से 36 केवल 4 सेक्शन है, जिसमें सुखाधिकारों में विघ्न, यानी जो एजमेंट्री राइट व्यक्ति को मिला होता है उसमें अगर कोई विघ्न, बाधा पर कोई सवाल बन रहा है तो आप सेक्शन 32 से सेक्शन 36 के बीच में ही सोचें, न इधर न उधर। और जब ये सोचें तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये भी आना चाहिए कि हम चैप्टर नंबर 4 सोच रहे हैं, यानी हमको जो उत्तर लिखना है चैप्टर नंबर 4 में ही सोचना है, इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 37 से 51 बड़ा चैप्टर है। ये पूरे एक्ट का 37, 1047 और 451, 14 सेक्शन इसमें है। कुल 14 सेक्शन है चैप्टर नंबर 5 में। और इसमें है क्या, अक्सर इससे मेंस में खूब सवाल बनते हैं, प्री में भी बनते हैं एचजीएस में। सुखाधिकारों का अंत, निलंबन एवं पुनः प्रादुर्भाव, यानी सुखाधिकार का अंत होने के बाद फिर सुखाधिकार कैसे पुनर्जन्म लेता है, अगर इस पर सवाल आ रहा है या सुखाधिकारों के अंत से रिलेटेड या निलंबन से रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है तो आपको केवल चैप्टर नंबर 5 में 37 से 51 के बीच में ही सोचना है, इसके इधर उधर नहीं। ऐसे अगर अनुज्ञप्तियों के बीच में किसी सुखाधिकार की एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आखिरी चैप्टर है, वो आखिरी चैप्टर सेक्शन 52 से 1062, 12 सेक्शन,
12 सेक्शन अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा चैप्टर, अगर एक फालतू का क्वेश्चन प्री में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा चैप्टर कौन है, ऐसा पूछा जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, पार्ट 1 में 2018 HGS के पार्ट 1 में पूछा गया कि जो 2200 भाग हैं संविधान के, उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो यहाँ भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। इस चार्ट को बनाने का मकसद आपको रंगीन चित्र नहीं दिखाना है। इस चार्ट को बनाने का मकसद अपने दिमाग में लॉ पढ़ने के पहले या बेयर एक्ट पढ़ने के पहले उसका सीक्वेंस तैयार करना है। ये वो तरीका है जिससे आपको किसी चीज को सेगमेंट में सोचने में ही और उसको केंद्रित करके चार्ट में ही उस पर निश्चित होने में सुविधा मिलेगी। तो आपने देखा कि पूरे एक्ट को जो कुल 64 सेक्शन में है, 6 अध्यायों में डिवाइड है। किस अध्याय में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है और कौन सा अध्याय किस बिंदु तक ही सीमित है, इतनी बातों का मुश्किल से 5 मिनट भी चर्चा करते नहीं हुआ विवेचना हो गई। और इसी में से अगर सवाल बनाया जाए, कम से कम 30 सवाल बन सकता है। और तो मतलब प्रारंभिक परीक्षा पर जीएस में चूंकि एक्ट है और 1 से 2 नंबर आता है पूरे 64 सेक्शन और 6 अध्याय से, उस दृष्टि को और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टि से ये क्लास हमारी चलेगी। जो भी इससे जुड़ेगा, एक और आखिरी क्लास डेमो, कल से इस पर क्लास नहीं होगी, कल दूसरे एक्ट पे क्लास आएगी डेमो। तो इसमें आप इस अप्रोच को समझाने के लिए ही मैंने ये माध्यम चुना। कैसे आपसे मैं मुखातिब हूँ और कैसे आप हमको जान पाएंगे कि लॉ के फील्ड में कवरेज कैसे है। तो उसमें कवरेज जुडिशरी की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, लोअर और एचजीएस में प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ब्रीफ करूंगा। अगर इस पेपर को कवर करते वक्त हमें ये पहला अनुभव होगा, हम सार्थक दिशा में बढ़े, तो इसको हम जो ये एक्ट आया हुआ है यूपी जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में जो नया एक्ट आया हुआ है लॉ के तीसरे प्रश्न पत्र में, और टोटल जो 6ठा प्रश्न पत्र बन रहा है, उसके राजस्व संहिता के साथ किराएदारी अधिनियम 2021, ये भी यूपी एचजीएस में नहीं है। इस बार हो जाए तो ताजुब नहीं, भी सिलेबस नोटिफिकेशन तो आया नहीं, हो सकता है कि आपका तो उस एक्ट में और जो जीके के 6 एक्ट हैं, 9 एक्ट हैं, वो नए जो जोड़े गए हैं उस पर भी इसी तरीके से विवेचनात्मक क्लास मिलेगी आपको। आपको क्लास के बोर्ड पे ही ये क्लियर होगा कि मेंस में कितने शब्दों में क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कितना लिखना है और कैसे, कहाँ, कितना स्तर पर केस लॉ जरूरी है अथवा नहीं। ठीक है, नए आधुनिक सारे एक्टों में खास करके माइनर लॉ और लोकल लॉ के प्रति कहीं भी उचित मात्रा में सार्वभौमिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध भी है तो कटे सटे सड़े गले रूप में है और उस पर फोकस करने वाला कायदे का गुरु उपलब्ध नहीं है। इसकी कमी को भी पाटने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आइए हम आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में ध्यान दिलाते हैं। अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों का प्रेसिडेंसी रूल था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो बम्बई, ध्यान दीजिए, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। और इन 3 प्रेसिडेंसियों पर वो हाई कोर्ट द्वारा अंग्रेजी रूल लगाते थे, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इन प्रेसिडेंसियों में रूल क्या चलता था, ओनली इंग्लिश लॉ। लेकिन इन 3 प्रेसिडेंसियों के अलावा दिल्ली, अवध इत्यादि, तब ये उत्तर प्रदेश अवध नाम से जाना जाता था, उन सारी जगहों पर वो क्या करते थे, जहां बाहुल्यता हिंदुओं की हो वहां हिंदू विधि, जहां बाहुल्यता अंग्रेजों की हो वहां अंग्रेजी विधि। लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी हिंदू और मुस्लिम विधि के बीच में भी ऐसा कभी कभी विवाद आ जाता था, जिसके लिए दोनों विधियों में, यानी जो दोनों प्राइवेट विधियां होती थीं, जो कि अधिनियमित तो नहीं थी लेकिन परंपरा में थी, प्रचलन में थी, प्रथा में थी, वो वहां फेल कर जाता था। यानी वो ऐसा विवाद आ जाता था जिसमें इस प्रकार की समस्या आ जाती थी कि कोई ट्रेडिशन मौजूद नहीं होता था, व्यवहार में कोई प्रथा मौजूद नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि इस पर जजमेंट क्या दिया जाए। अंग्रेजों के सामने भी मुश्किल थी, तो वो अक्सर उस पर क्या करते थे, इक्विटी, जस्टिस और शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के सहारे जजमेंट दिया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इससे उन्होंने क्या किया, सन 1871 तक आते आते अधिनियम एक पास हुआ। क्या किया इसमें,
सुखाधिकारों के अधिकारों को मान्यता दी। अभी हम समझाएंगे कि सुखाधिकार का मूल जो ये शब्द आ रहा है इजमेंट्री, इस पर पहले पढ़ो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री समझाते समय केवल इतना ध्यान रखिए कि 1871 में अंग्रेजों ने इसको वैलिडिटी दी पहली बार, और उसके 6 साल बाद फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, एक नया एक्ट लाया 6 साल के बाद। और इस अधिनियम में केवल अधिकारों को, चूंकि क्या था, क्यों दोबारा लाना पड़ा 71 के बाद 77 में, क्योंकि 71 वाला एक्ट केवल राइट की बात तो करता था लेकिन उसकी विवेचना नहीं करता था, व्याख्या नहीं करता था, उसकी कमी महसूस हुई तो 77 में दोबारा आया। लेकिन जब 77 में ये व्यवहार में आया तो कुछ विधि शास्त्री इस अधिनियम में संशोधन और इसको संहिताबद्ध करने के पक्ष में आ गए, यानी ये भी कमियां नहीं पूरा कर पा रहा था। तो फिर 1882 में ये जो वर्तमान में एक्ट चल रहा है अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, सारे 1882 के ही हैं। आइए हम लोग जो शहरों में, गांवों में या कहीं भी नगर में, छोटे नगर, बड़े नगर, छोटा शहर, बड़ा शहर, कहीं भी रहते हैं तो बसावट में हम दोनों आपस में लोगों के घर आसपास होते हैं, पड़ोसी का संबंध होता है। तो ये जो सुखाधिकार अधिनियम है, सोसाइटी में बसावट की जो व्यवस्था है उसमें वास्तव में ये दो पड़ोसियों के बीच का विवाद है। तो ये एक माइंड में काल्पनिक रूप से रखें, इसको कहीं लिखना नहीं है। दो पड़ोसियों के बीच विवाद है, दो पड़ोसियों के बीच का विवाद कैसे हल किया जाता है उस पर ये एक्ट फॉलो करता है। सिविल सूट दायर होते हैं और इसके आधार पर वो हक दिलाए जाते हैं। कैसे मसले हो सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है, आप व्यवहार में देखें कि दो पड़ोसी जहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए रोशनदान या उनके लिए रास्ता, उनके लिए जल, उनके लिए नाली, जो मूलभूत आवश्यकताएं एक आवासीय परिसर के लिए जरूरी हैं, उन्हीं आवश्यकताओं में सामने वाले की मजबूरी और मजबूरी ही सामने वाले की मजबूरी ही उसको ठीक अपोजिट साइड से अधिकार को जन्म दे देती है। उसको ऐसे समझें, यहाँ हम एक चित्र के द्वारा समझाएंगे आपको। मान लीजिए ये हाउस नंबर ए है, ये हाउस नंबर ए है और इधर पूरा ये एरिया पॉन्ड है या झील है, यानी इधर से कोई चारा नहीं है कि ये आदमी यहाँ इस प्लेस पर जाने के लिए बी प्लेस है। मान लीजिए कोई मंदिर है या ग्राउंड है या मार्केट है, कुछ भी एक्सेट्रा, ए को बी तक आने के लिए ये बीच में पॉन्ड है। अगर इधर से आए तो ये पॉन्ड और पॉन्ड बहुत गहरा, मतलब संभव नहीं है कि वहां से रास्ता मिले। ए की मजबूरी ये है कि बी तक जाने के लिए ये इधर सी का, यहाँ सी का कोई कॉटेज है, झोपड़ी है या कुछ भी है, या उसका अपना मकान है और उसका ही अपना व्यक्तिगत अधिकार भी है, रजिस्ट्री है उस पर। तो ये सी के रास्ते, यानी सी जब तक रास्ता उसको नहीं देगा वो बी प्लेस तक नहीं जा सकता, जो कि सार्वजनिक है। ये बाजार भी लगती है, मेला भी लगता है, जो भी, यानी ए की अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये अति आवश्यक है कि सी उसको रास्ता दे। ऐसा आप तमाम जगह विवाद पाएंगे। तो इन मजबूरियों में, मजबूरी किसकी है, ए की, और सी क्या है, अधिकार रखता है। सी का उस जमीन पर अपना निजी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सरकारी जमीन है, वो नहीं, उस व्यक्तिगत जमीन पर भी उसकी ए की मजबूरियां उसको विधिता या क्या अधिकार दिला रही, सुखाधिकार दिला रही है कि ए के सी के अनुमति से भी अगर सी इस पर जोर जबरदस्ती करे कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरा इस पर राइट है, नहीं, ये सुखाधिकार ए को कानून दे रहा है कि इस स्थिति में इस एक्ट से अगर केस फाइल करे और अपनी वो नेसेसिटी जाहिर करे, आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए कि अविकल्पीय, यानी अगर विकल्प है, यानी इस बी प्लेस तक आने के लिए वो कोई और मार्ग अपना सकता है, तो फिर इन्वेंटरी राइट नहीं काम करेगा। अविकल्पीय है, कोई विकल्प नहीं है, मात्र वो सी के दरवाजे के सामने से अगर मार्ग नहीं लेता तो बी प्लेस पे वो नहीं जा सकता, उसका कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में नेसेसिटी, अविकल्पीय अवस्था, ये आगे के सेक्शन में वर्णित भी है सुखाधिकार में। मौके पे मैं सुखाधिकार को डिफाइन करने के लिए अभी डिफिनीशन बोलूंगा, उसके पहले एक काल्पनिक दृश्य आपके दिमाग में आ जाए कि पूरा एक्ट दो पड़ोसियों के बीच निजी हितों के संतुलन के लिए, निजी हितों को संतुलित करने के लिए विधि
मदद करती है, जिससे सामंजस्यपूर्ण लाइफ चले। अब मेरी इन बातों को ध्यान में रखें। इस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 2 है, जिसको मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ यहां मैं शार्ट में बोल दे रहा हूं। सेक्शन नंबर 2 ये बताता है कि ये एक्ट जो भी कुछ बताएगा 64 सेक्शन में, वो सेक्शन 2 में क्लियर कर देता है कि अगर कोई नेचुरल राइट है, कोई सरकारी अध्यादेश आदेश है, या कोई पूर्व का ऐसा कानून है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी ईजमेंट्री राइट लेकर के आप सेना के सामने नहीं पहुंच जाएंगे कि सेना भी जमीन खाली करे। जो रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली हैं, जिनको फॉलो किया जा रहा है ट्रेडिशनल के तौर पर, तो वो जो सेक्शन 2 है किसकी बात करता है? व्यावृत्ति की, या ऐसे कह लें, व्यावृत्ति शब्द थोड़ा टफ है, इसको कह सकते हैं पूरे एक्ट का क्या है? अपवाद है। अपवाद मतलब जो पूरा एक्ट कह रहा है उसको सेक्शन 2 झुठला रहा है। मतलब सेक्शन 2 क्लियर कर दे रहा है कि निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में ये ईजमेंट्री राइट टाइम फिक्स है। यानी अगर वो सिचुएशन है कहीं भी, तो उस पर आप ईजमेंट्री राइट से ईजमेंट्री राइट अपना जनरेट नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की जो महत्वपूर्ण, और सेक्शन 3 क्या कहता है? इस एक्ट के पहले जो ये 1871 का एक एक्ट आया था, मैंने चर्चा कर दी, ध्यान सुनना। और उसके बाद 6 साल बाद, पहले 1871 का आया पहले, और उसके बाद 6 साल बाद दूसरा आया। दोनों एक्ट में कुछ सेक्शन है जो बहुत लंबे समय तक 1882 के पहले तो वही रेगुलेट रहा, उसकी धारा 26 और 27, और उसकी 1877 की जो बाद में रेगुलेट हुआ उसकी धारा 26 और 27, और 71 यानी इसके पहले जो 71 चल रहा था उसकी 27 और 28। ध्यान देना, दोनों में अलग अलग धाराएं हैं। जो बाद में एक्ट आया उसकी धारा 26-27, जो सबसे पहले आया उसकी धारा 27-28 के संबंध में वर्तमान 1882 के एक्ट आने के बाद जो धारा 15 और 16 में इस एक्ट में जो कंटिन्यू चल रहा है वर्णित है, उसका अर्थ समझा जाएगा। तो 3 के बारे में प्री में सवाल घुमा करके अगर टफ एग्जामिनर होगा तो आपको पंचर करने के लिए पूछ सकता है कि किन किन सेक्शन में किस किस एक्ट का स्थान रिप्लेस करता है सेक्शन 15, सेक्शन 16। इस तरीके के दिमाग से आप ऐसा ना समझें कि शुरुआती सेक्शन है 1, 2, 3 तो पढ़ने नहीं है, हम आते हैं अध्याय 1 से। ना 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 बाबा, आपको 2 नंबर पूछा जाना है एचजीएस में, और 2 नंबर में अगर यही सेक्शन मान लीजिए सेक्शन 3 से ही सवाल बना ले, दोनों बना सकता है, कोई रोक तो सकते नहीं आप, तो आप पूरा पढ़ के फेल हो जाएंगे और एकदम साधारण चीज याद करके आएंगे। मेरे कहने का मतलब, अगर एचजीएस में प्रीलिम्स लेवल पे इसको कवर कर रहे हैं तो 2 नंबर पाने के लिए ही आपको 64 सेक्शन का लाइन बाय लाइन तोड़ना पड़ेगा। उसका एक झलक मैं दिखा रहा हूं। अब आइए सेक्शन 4 जो आज की क्लास की जान है, डिफिनीशन। इसकी परिभाषा कभी भी, चाहे आपके जूनियर डिवीजन में पूछे चाहे सीनियर डिवीजन में पूछे, कहीं भी पूछे, अगर मेंस लेवल पे लिख रहे हैं, किसी विद्वान की परिभाषा मत लिखना, सीधे सेक्शन 4 क्या कहती है उसको लिखना। सेक्शन 4 क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। सुखाधिकार वह स्वत्व है जिसे किसी भूमि का स्वामी या दखल रखने वाला इस रूप में उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए किसी ऐसे भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी 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 ना हो कुछ करने और निरंतर करते रहने या किए जा रहे किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोके रखने के लिए रखता है, सुखाधिकार कहलाता है। यहीं फिर आ जाइए, अब इसी को यहीं से हम निशान, आपका ध्यान इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, इस चित्र पर ध्यान दीजिए। वह स्वत्व, सुखाधिकार वह स्वत्व है। यहाँ आपने हमको मैंने आपको बताया कि ए का सुखाधिकार है सी के दरवाजे से रास्ता लेना। ठीक, तो आप देखिए सुखाधिकार वह स्वत्व है, मतलब ए का स्वत्व है जिसे किसी भूमि का, सी की भूमि का स्वामी या दखल रखने वाला इस रूप में, इस पर दखल कौन रख रहा है? सी, न कि ये, उस पर दखल रख इस रूप में उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए, यानी सी की भूमि पर उपभोग कौन करेगा? ए करेगा उपभोग के लिए, किसी ऐसे भूमि में, ये मार्ग के तौर पर, उस पर मार्ग पर उसके संबंध में या उसकी ना हो, एक ही है।
ए की वो जमीन नहीं है ना, सी, ये किसकी जमीन है, सी की है, और बी प्लेस पे उसे जाना है। यहाँ चित्र पे निगाह घटाए रखिए, ना ही कुछ करने और निरंतर करते रहने, यानी बार बार आने जाने का रास्ता किए जा रहे, किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोके रखने। यही जो ये बात बाद में आगे कहता है, किसी किए जा रहे किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोके रखने का मतलब, अगर मान लीजिए इसका घर है और यहाँ कोई पोल्यूटेड कारखाना ये सी खोल देता है, ध्यान से सुनना, एक ये घर के पीछे ये सी जिसका मकान है, ये पोल्यूटेड कारखाना खोल देता है, लगातार पोल्यूटेड गैस निकलती है, जो वहां रहने के लिए जो भी वासी रह रहा है रह नहीं सकता। तो ऐसे में ए का राइट क्या हो जाएगा, सुखाधिकार वाला, कि ये सी अपना कारखाना बंद करे, हमेशा के लिए बंद करे। तो उस स्थिति में रोकने या निरंतर रोके रखने के लिए रखता है, इसे सुखाधिकार कहलाता है। आप जितने वर्ड सेक्शन 4 में मेंशन हैं, उसके अलावा अपने तरफ से न एक शब्द जोड़ेंगे और न ही रत्ती भर एक भी शब्द कम लिखेंगे, और शुरू से लेकर लास्ट तक सारे का अर्थ समझेंगे, तब सेक्शन 4 समझ में आएगा। 10 साल कल जाता है तब सेक्शन 4 समझ में आती है, हल्के मत लेना सुखाधिकार, ठीक है। इसी में जो कुछ हुआ, सुखाधिकार की डिफिनेशन जो आपने पढ़ी, इसमें ये दो शब्द आते हैं। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझाता हूं, ध्यान देना। एक शब्द आता है अधिभावी स्वामी और एक आता है अधिसेवी स्वामी। अधिभावी स्वामी को कुछ किताबों में अधिष्ठाई भी लिखा मिलेगा, तो अधिभावी और अधिष्ठाई एक ही है। ऐसे ही अधिसेवी स्वामी, ध्यान देना, अधिसेवी स्वामी और अनुसेवी स्वामी दोनों एक ही है, समझे। इसमें कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों एक ही हैं और उसका अंग्रेजी अलग अलग है। अधिभावी हो चाहे अधिष्ठाई हो, उसका अंग्रेजी है डोमिनेंट हेरिटेज, और अधिसेवी हो चाहे अनुसेवी हो, उसका है सर्वेंट हेरिटेज। आप सोच रहे होंगे जो नए बच्चे हैं, ये अचानक सर को क्या हुआ। अब आइए फिर यही एग्जाम्पल पे, अब ध्यान दीजिए किसका यहाँ अधिकार है और किसका दायित्व है। ए का राइट है कि सी के जमीन से मार्ग उसको मिले, अधिकार है। तो ए जो है अधिभावी स्वामी है, ध्यान देना। इसी शब्द को समझने के लिए नहीं, अधिभावी और अनुसेवी समझते समझते खप जाएंगे पूरा, क्योंकि पूरा सुखाधिकार इसी दो शब्द पर टिका है। अधिभावी अधिसेवी पर ही पूरा एक्ट टिका है। इसलिए यहां क्लियर हो जाइए, ए का राइट है कि सी के जमीन के घर के सामने से मार्ग मिले, इसलिए ए क्या हुआ, अधिभावी स्वामी हुआ, उसको डोमिनेंट हेरिटेज कहेंगे, या उसी को हूबहू अधिष्ठाई, एक हिंदी में और शब्द है अधिष्ठाई स्वामी कहेंगे। और सी का क्या है, दायित्व है कि ए को रास्ता दे, क्यों, क्योंकि ए के पास कोई विकल्प नहीं है कि यह बी सार्वजनिक जगह पे पहुंच पाए। तो जो सी का क्या है, दायित्व, तो जो जिसका दायित्व होगा उसको कहेंगे अधिसेवी स्वामी या सर्विनेंट हेरिटेज। अगर ये दोनों बात आपके दिमाग के भेजे में घुस गई तो फिर बचा कुछ नहीं। अब आप सोचिए, मैंने स्वामी के आधार पे जो यानी अधिभावी स्वामी जहां काबिज है उसका मकान है, उसको कहेंगे अधिष्ठाई संपत्ति, समझना। और ये जिस संपत्ति पर इसका लीगल लायबिलिटी है, इसको कहेंगे सी जहां काबिज है अधिसेवी, इसको अधिसेवी संपत्ति। देखिए दृष्टांत जो आप पढ़ेंगे सेक्शन 4 जब पढ़ेंगे, उसमें 6 दृष्टांत हैं। उसका दृष्टांत पहला ही है, का अपने पड़ोसी की भूमि से मार्गाधिकार, का अपने पड़ोसी की भूमि से मार्गाधिकार, ये पहला दृष्टांत है। पांचों दृष्टांत से सवाल बने हैं जीएस3 में, मेन में, इसलिए विधिवत कह रहा हूं, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको। और दूसरा, इसी दृष्टांत का को फोकस में करते हुए जो अब तक मैंने समझाया, उसी के आधार पर यूपीएचडीएस 2018 पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट न थर्ड, सेकंड का एक मैंने सवाल लिया है, ध्यान से देखिए। सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत अधिष्ठाई संपत्ति से क्या मतलब है। अब यहां देखिए, अभी मैं बता चुका हूं, और ऑप्शन ध्यान से देखिए, वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपभोग के लिए अधिकार विद्यमान है, अधिकार विद्यमान है। दूसरा, वह भूमि जिस पर भार अधिरोपित है, मतलब ये भार को अगर सही से लिखा जाए तो यहां लिखा जाना चाहिए था दायित्व। अगली बार जब क्वेश्चन बनाएंगे एसजीएस में तो भार नहीं लिखेंगे, दायित्व लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, हम पूछ रहा है कि व्हाट इज अधिष्ठाई संपत्ति, यानी वो पूछ रहा है डोमिनेंट प्रॉपर्टी,
डोमिनेंट प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है कि अधिष्ठायी संपत्ति से क्या मतलब है, तो वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपभोग के लिए अधिकार, यानी किसके लिए अधिष्ठायी संपत्ति होगी, जिसका अधिकार होगा, यानी ए के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा भार, भार किस पर पड़ रहा है, सी का अपना बेचारे का जमीन था, उसका घर द्वार, उसकी रजिस्ट्री थी, लेकिन फिर भी सी को मार्ग देना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि ए का राइट है। तो सी का क्या हुआ, भार हुआ, सी के ऊपर भार पड़ रहा है या दायित्व तो बन रहा है कि क्या करे, ए को मार्ग दे। किस कानून के तहत, इजमेंट्री राइट 82 के सेक्शन 4 में क्लियर हो रहा है। तो अधिष्ठायी पूछा गया था प्री में क्वेश्चन 1 नंबर का कि सुखाचार अधिनियम 1882 के अंतर्गत अधिष्ठायी संपत्ति से मतलब, तो वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपभोग के लिए अधिकार विद्यमान है, यानी ये अधिकार और दायित्व भी दो ऐसे शब्द हैं जिसके द्वारा इस पूरे एक्ट को आप समझ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया था ए और बी दोनों कदापि नहीं, और चौथा ऑप्शन था ए और बी दोनों ही नहीं। तो इसका उत्तर जो सही था वो ऑप्शन नंबर 1 था। वह भूमि, अधिष्ठायी संपत्ति का मतलब वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपभोग के लिए ए का राइट है कि सी के जमीन के सहारे मार्ग ले ले। ठीक है, इस छोटे से द्रुत गति के क्लास में अगर आप गंभीर हैं और ला के धुरंधर स्टूडेंट में आते हैं, इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, मैं मेंस लिखने की बात नहीं कर रहा, तो आपके आज के ही क्लास से पता चल जाना चाहिए कि मैंने कितने कोरों को छुआ है और किस प्रकार छुआ है, किस प्रकार ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों जगह सार्थक स्तर पर उच्चता को प्रदान कर सकता है। कल दूसरी क्लास होगी दूसरे माइनर एक्ट पर, और वो होगी स्पेशल रिलीफ एक्ट, डेमो क्लास नंबर 2। ठीक है, मिलते हैं कल। अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं और हमसे माइनर और लोकल एक्ट यूपी का पढ़ना चाहते हैं, या जो जीके के लिए एक्ट आए हुए हैं उसकी भी क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं इसमें मेंशन करूंगा, कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास पूरी हुई, कल फिर मिलते हैं एसआरए के साथ, उसकी भी डेमो क्लास होगी। रेगुलर क्लास इसको ना माने, रेगुलर क्लास पेड ग्रुप का होगा, आपको देना पड़ेगा, हम उसको आपको लेक्चर देंगे। ठीक है, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।